हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 5th सेमेस्टर में, और उनकी जो बुक है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, इसके यूनिट 2 तक मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियोस को देख सकते हैं। एंड गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 के 2 पार्ट होंगे, मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब कि आज ही हमारे पे समय है बस, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो जो यूनिट 3 है उसका नाम है निकोलो मैकियावेली। ठीक है, निकोलो मैकियावेली। तो इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि निकोलो मैकियावेली एक पर्सन का नाम है, तो इन्हीं के ऊपर एक यूनिट दे दी गई है। जैसे प्लेटो के ऊपर भी थी, ठीक है, और अरस्तु के ऊपर भी थी, वो भी एक इंसान थे। तो ये भी एक प्रकार के कहते हैं मतलब कि पर्सन है। तो इनके बारे में भी हम इसके मतलब डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो उसके बाद आपको सेकंड पार्ट इसके तुरंत बाद ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो डोंट वरी, आज आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। बाकी आपको पिछले चैप्टर जो मैंने बना दिए हैं उसकी आपको याद करके मतलब रिवाइज़ करनी है। ठीक है, देखते रहना, और जो भी डाउट आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको टफ वर्ड कौन सा लग रहा है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बार बताना चाहूँगा, अभी आपको मतलब कि आज ही समय है, तो आज मेरे को यूनिट 3 एंड यूनिट 4 अपलोड करनी है। ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो आपको दिन से पहले ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मतलब 2 या 3 बजे से पहले मैं आपको सारी वीडियोस अपलोड करके प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड गाइस, उसके बाद अपन क्वेश्चन पेपर में भी बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और वही आपके जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसी में से निकल के आएंगे। ठीक है, तो आपको बस फोकस करना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लेकिन उसका तरीका भी मैं आपको बताऊँगा कि उसको लेंथ कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे निकोलो मैकियावेली। तो ये एक पर्सन का नाम है, तो इनके बारे में पहले जीवन परिचय हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखो, निकोलो मैकियावेली जो पर्सन है उनका जन्म इटली के फ्लोरेंस नामक, मतलब इटली के अंदर एक फ्लोरेंस नगर जगह है। ठीक है, फ्लोरेंस नाम की एक जगह है इटली के अंदर, उसमें 3 मई को 1469 को, ठीक है, 3 मई 1469 को टस्कन वंश से संबंधित एक सामान्य परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो एक बात सिंपल बात यह है कि निकोलो मैकियावेली का जन्म हुआ था इटली में, और इटली के अंदर एक जगह है जिसका नाम है फ्लोरेंस। ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म 3 मई को हुआ था, और वो भी 1469 में, मतलब आज से बहुत साल पहले। और उसको प्राचीन टस्कन वंश, मतलब टस्कन वंश है, एक वंश का नाम है। ठीक है, जैसे बहुत सारे वंश होते हैं, तो एक टस्कन वंश भी है, उससे संबंधित एक नॉर्मल से परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इनके जन्म के बारे में तो हो गई बात। अब इनके पिता के बारे में देखेंगे। उसके पिता मतलब जो निकोलो मैकियावेली है, इनके पिता पेशे से साधारण वकील थे। ठीक है, इनके जो पिता थे वो वकील थे, ठीक है, लॉयर थे। 1494 में निकोलो मैकियावेली ने क्लर्क के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। ठीक है, इन्होंने क्लर्क के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की थी। नॉर्मल सी इनको जॉब मिल गई थी अगर हम बात करें तो, लेकिन अपनी प्रतिभा के कारण शीघ्र ही मतलब तुरंत ही कार्यकाल में उसे पदोन्नति मिली। ठीक है, और 4 वर्ष में 1498, ठीक है, उससे बाद 4 वर्ष 1494 की हम बात करें तो उनको क्लर्क की नौकरी मिल गई, तो उन्होंने अपना जीवन शुरू कर दिया। लेकिन अपनी प्रतिभा के दम पर इन्होंने क्या करा, पदोन्नति प्राप्त करी, और 4 साल बाद 1494 से 4 साल बाद की बात करें तो 1498, इसमें वह फ्लोरेंस की काउंसिल ऑफ 10 के सचिव के पद पर आसीन हो गए। मतलब इनको बड़ा पद मिल गया जो है काउंसिल ऑफ 10, इसके सचिव के पद पर आसीन हो गया। ठीक है, निकोलो मैकियावेली। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, तथा 1512 में मतलब 1512 में क्या हुआ था, ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। ठीक है, ये मतलब काउंसिल ऑफ 10 के जो सचिव के पद पर बैठे थे, ये 1512 तक उस पर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले की बात करें अगर, 1509 में फ्रांस की हार के बाद, ठीक है, फ्रांस की हार बाद फ्लोरेंस में स्पेन के समर्थकों द्वारा 1513 में मेडिसो सरकार के विरुद्ध योजना बनाने के खिलाफ उसे बंदी बना लिया गया था, लेकिन शीघ्र ही छूट गया था। ठीक है, ये मतलब शीघ्र ही क्या हो गए थे, छूट गए थे। जैसी बंदी मतलब इनको अरेस्ट कर लिया गया था तब। ठीक है, घर लौटकर कृषि कार्य में संलग्न हो गया। ठीक है,
और ये क्या हो गए थे, कृषि कार्यों से संबंधित कोई कार्य करने लग गए थे, क्योंकि इनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद ये तुरंत छूट गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, कृषि से संबंधित कार्य शुरू कर दिए थे, फिर ये कृषि करने लग गए थे, हम ये कह सकते हैं। इसी दौरान उसने अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस की रचना की और कुछ समय बाद 1527 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। इनको पहले क्लर्क की नौकरी मिली, तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी क्वालिटी के बेस पर इन्होंने क्या करा, एक और पद वाली, मतलब उच्च पद वाली इनको नौकरी मिल गई थी, ठीक है, जो थी अपनी काउंसिल ऑफ 10, इसके ना सचिव बन गए थे, सचिव के पद पर ये काम कर रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक युद्ध हो गया था जिसके कारण इनको बंदी भी बना लिया गया था। फिर उसके बाद ये छूट भी गए थे तुरंत, पहले बंदी बना लिया गया, फिर उसके बाद छूट गए थे। फिर जैसे ये छूटे, इन्होंने कृषि से संबंधित कार्य शुरू कर दिए। कृषि से संबंधित कार्य शुरू करने के बाद इन्होंने कुछ समय खाली भी बिताया था। फिर उसके बाद इन्होंने पुस्तक की रचना करी जो सबसे मेन मानी जाती है इनकी रचनाओं में से, जो है द प्रिंस, ठीक है। और उसके बाद इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कब हुई थी, 1527 में। तो ये इनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातें थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। इनका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकियावेली की रचनाएं। मतलब जो जब लास्ट ये पद पर थे, मतलब इनको जब युद्ध हुआ था, फिर उसके कृषि से संबंधित कार्य कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ था, युद्ध के बाद इन्होंने मतलब कृषि से संबंधित कार्य करे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और उससे पहले क्या करा था इन्होंने, जब कृषि से संबंधित कार्य कर रहे थे तो जो समय बचता था खाली, उसमें ये कुछ रचनाएं भी करते थे, जिसमें से उन्होंने द प्रिंस की रचना भी की थी जो सबसे मेन मानी जाती है। तो मैकियावेली की रचनाएं द प्रिंस ही नहीं थी, और भी थी, तो उसके बारे में भी हम जानते हैं, जो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैकियावेली की राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। पॉलिटिक्स के अगर तौर पे देखें तो पॉलिटिक्स से संबंधित इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी, ठीक है, और उसके ऊपर बुक्स भी निकाली थी। अब देखो, इसमें हम पॉलिटिक्स की वाली बुकें पढ़ेंगे, बाकी अदर बुक्स अगर इन्होंने रचनाएं भी की होगी तो हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी पॉलिटिक्स से संबंधित जो बीए पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स की बात की जाएगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली जो मेन बुक थी इनकी वो थी द प्रिंस, ठीक है। द प्रिंस इसकी जो मैकियावेली है, इनकी सबसे प्रसिद्ध या फिर फेमस बुक मानी जाती है। उसके बाद इन्होंने रचना करी द डिस्कोर्सेस ऑन लीवी, ठीक है, द डिस्कोर्सेस ऑन लीवी, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये इनकी बुक थी, ठीक है। इसके ऊपर मतलब इस वाली बुक में इन्होंने बताया था फ्लोरेंस की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। द आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है, इन्होंने वॉर के बारे में बताया था। और देखो, द प्रिंस मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण, मतलब इम्पोर्टेंट, फेमस कह सकते हैं हम, रचना है। इसमें क्या बताया गया था, इसमें इसने राजतंत्र की व्याख्या की थी, राजा का तंत्र जो होता है उसके बारे में बताया था। जबकि अपनी पुस्तक द डिस्कोर्सेस में, ठीक है, द डिस्कोर्सेस ऑन लीवी, ये पूरा नाम है, और द डिस्कोर्सेस भी हम बोल सकते हैं। इसमें उसने गणतंत्र सरकार के बारे में टिप्पणी की थी। मैकियावेली द्वारा मानव स्वभाव का चित्रण उसका मूल आधार था, ठीक है। मानव का जो बिहेवियर था या स्वभाव था, उसका चित्रण या करैक्टर उनका सबसे मेन बेस था। धार्मिकता, परंपरावादी, ठीक है, रूढ़िवादित और पांडित्य प्रदर्शन का वह घोर विरोधी थे। तो जो ये धार्मिकता है और परंपरावादी है, रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच के, पांडित्य प्रदर्शन, ठीक है, ये जो थे ना, ये इसके घोर विरोधी थे मैकियावेली, ठीक है। आगे बोला गया, उसकी अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, पर्यवेक्षणवादी तथा और यथार्थवादी और वैज्ञानिक विशेषताओं अथवा तत्वों से युक्त थी, मतलब जुड़ी हुई थी। ये इन सबको मानते थे। बाकी रूढ़िवादी, पांडित्य प्रदर्शन, परंपरावादी जो मतलब कि जो आज है वो चलता रहेगा, ठीक है, या सदियों से चलता आ रहा है, तो इसके वो घोर विरोधी थे, ठीक है। इन सबको नहीं मानते थे। बाकी ऐतिहासिक, पर्यवेक्षक, ठीक है, सलाह वगैरह देना या फिर इन सबको वो मानते थे, ठीक है, हम कह सकते हैं। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऊपर का भी लिख सकते हो, जो बुक्स के नाम है वो लिख के भी आप फिनिश कर सकते हो, ठीक है। अब बोला गया मैकियावेली के विचारों को प्रभावित करने वाले तत्व। तो देखो, अनेक कारणों ने मैकियावेली के विचार और उनके राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया है, जिसके कारण न केवल वे अपने युग के शिशु कहलाए, बल्कि
आधुनिक राजनीति मतलब आज की राजनीति चिंतन के अग्रदूत माने जाते हैं। वे कारण और तत्व निम्नलिखित हैं। ठीक है, अगर कारण भी पूछा जाए तब भी आपको यही लिखना है और तत्व पूछे जाए तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें बोला गया पहला पुनर्जागरण का सांस्कृतिक आंदोलन। पुनर्जागरण के बारे में आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो इसमें बोला गया पुनर्जागरण एवं पुनर्जागरण का सांस्कृतिक आंदोलन। ठीक है, सांस्कृतिक आंदोलन देखते हैं अब इसमें क्या बताया गया। पुनर्जागरण का सांस्कृतिक आंदोलन उन दिनों संपूर्ण यूरोप में एक वैचारिक क्रांति का अग्रदूत बना हुआ था, जो इटली में मैकियावेली की जन्मभूमि फ्लोरेंस में बहुत प्रभावशाली था। मतलब जहाँ पे किसका जन्म हुआ था, मैकियावेली का जन्म हुआ था, वहाँ पे पुनर्जागरण का सांस्कृतिक आंदोलन बहुत ज़्यादा क्या ला रहा था, क्रांति ला रहा था। मतलब लोग इसकी ओर अग्रसर हो रहे थे बहुत ज़्यादा ही। इस आंदोलन ने कला और साहित्य के क्षेत्र में मध्ययुगीन सिद्धांतों और प्रवृत्तियों की तिलांजलि देकर प्राचीन विश्व के आदर्शों से प्रेरणा लेने का मार्ग दिखाया। दर्शन शास्त्र और विज्ञान भी उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे थे। मतलब दर्शन शास्त्र और विज्ञान जो साइंस है वो भी उसकी कॉपी कर रहे थे। नीति और धर्म के क्षेत्र में रूढ़िवादी दृष्टिकोण से मुक्त होकर मौलिकता को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। ठीक है, मतलब मौलिकता देखो रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच के। ठीक है, बाकी धर्म के क्षेत्र में क्या हो रहा था, रूढ़िवादी दृष्टिकोण से ना आज़ाद होकर क्या हुआ था, मौलिकता का प्रोत्साहन किया गया था। मतलब जो सबसे मेन चीज़ है उसके ऊपर फोकस किया जाने लगा। मैकियावेली ने अपने जीवन काल में ये सब देखा। मतलब उन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा देखी, जिसकी वजह से वो रूढ़िवादी चीज़ों से भी क्या करते हैं, नफरत करते हैं। ठीक है, पुरानी जो विचारधारा होती है उसके बेस पर चलना, तो ये उनसे नफरत करते हैं। बाकी ये सब कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस में ही हुआ था, जब भी इनको रूढ़िवादी के ये घोर विरोधी है। और अपनी कृति में मतलब जो इन्होंने बुक लिखी है उसमें उसने इस प्रवृत्तियों को खूब बढ़ावा दिया है। ठीक है, मतलब अपनी कृतियों में ना इन्होंने मौलिकता को बढ़ावा दिया है, ना कि रूढ़िवादी विचारधारा को। तो हम ये इसमें से कुछ जो गिने चुने पॉइंट आप लिख सकते हो। बाकी ये थोड़ा टफ लैंग्वेज में, बाकी आप पुनर्जागरण की इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो, इसमें चल जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब जो भी हुआ था इन्होंने अपनी बुक में लिखा था, और ये कहाँ पर हुआ था, फ्लोरेंस में ही हुआ था, जहाँ पे मैकियावेली जो निकोलो मैकियावेली उनका जन्म हुआ था वहीं पर। इसका दूसरा पॉइंट है, अब देखो जितने पॉइंट आएंगे ज़्यादा टफ नहीं है। देखो शक्तिशाली निरंकुश, ठीक है, राजतंत्र की स्थापना। देखो शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र की स्थापना भी की गई थी। देखो जब पुनर्जागरण का समय चल रहा था, पुनर्जागरण काल बाहरी राजनीति परिवर्तन का काल था। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे राजनीति में। जब मैकियावेली का आविर्भाव हुआ तो परिषदीय आंदोलन समाप्त हो चुका था। आविर्भाव मतलब होता है, बताता हूँ, देखो मतलब हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हुआ तो परिषदीय आंदोलन समाप्त हो चुका था। ठीक है, परिषद के द्वारा जो भी आंदोलन चलाया गया था वो समाप्त हो गया था। शक्तिशाली राजाओं ने सामंतों मतलब किसान वगैरह जो थे और उनकी प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं मतलब उनके द्वारा चुनी गई संस्थाओं का दमन करके निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर लिए थे। ठीक है, मतलब ऐसे राजतंत्र स्थापित कर लिए जो निरंकुश है, मतलब ऐसे राजतंत्र की स्थापना करी जिस पर अंकुश नहीं लगाया सकता है। ठीक है, पश्चिमी यूरोप के अलावा सभी राज्यों में सामंतों के हाथ से शक्तियाँ छीनकर राजाओं के हाथ में क्या कर दी थी, केंद्रित हो गई थी। मतलब वो राजाओं के हाथ में चली गई थी सारी की सारी शक्तियाँ। अब सामंतों का कोई भी प्रभुत्व नहीं चलेगा, मतलब उनका कोई भी प्रभाव अब नहीं बचा था। अब केवल उनको राजाओं के हाथ में शक्ति है, तो अब उनको राजाओं की बात माननी पड़ेगी। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, इन सभी देशों में, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, ठीक है, इन तीनों में क्या हो गई थी, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। मतलब ऐसे राजा इसमें आ गए थे जिस पर कोई भी रोक टोक नहीं लगा जा सकती। ठीक है, यह राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली हो रहे थे। मतलब ये जो राज्य थे ना, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इसमें राजाओं का राज होने के कारण ये दिन प्रतिदिन शक्तिशाली हो रहे थे। ठीक है, मैकियावेली ने इटली के लिए ऐसे शासन की स्थापना की। इटली जो है ना, क्योंकि जहाँ पर उनका जन्म हुआ था फ्लोरेंस में, और इटली के अंदर इन्होंने क्या करा, एक ऐसे शासन व्यवस्था की स्थापना करी जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो।
ठीक है। इटली की जितनी भी राजनीतिक शक्ति है उसका केंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब उनके पास ही शक्ति होनी चाहिए जो इटली में एकता स्थापित करके सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। मतलब ये अच्छा राजतंत्र चाहते थे। बाकी में जो हुआ है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इसमें ऐसा राजतंत्र नहीं था जिस पे मतलब कि अगर राजा गलत कर रहा था उस पर अंकुश लगाया जा सके। ये निरंकुश था, ठीक है। मतलब राजा कुछ भी करे, गलत करे सही करे, उस पर टोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन इटली के अंदर जो फ्लोरेंस नाम की जगह, या पूरे इटली के अंदर की बात करें हम, क्योंकि फ्लोरेंस में तो इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो जो मेकियावेली थे उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा शासन व्यवस्था करूँगा कि जिसमें राजनीतिक शक्तियाँ, राजनीति के पास ही जो व्यक्ति है ना, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके पास ही शक्तियाँ हो, ठीक है। और वो क्या चला सकते हैं, इटली को सही से चला सकते हैं। तो ये बात थी सेकंड में। अब थर्ड की देखते हैं, इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा, मतलब बुरी दशा कैसे हुई। देखो, इस इटली के अंदर जो राजनीति थी उसका विभाजन हो गया और उसकी बुरी दशा हो गई राजनीति की। मतलब जैसा मेकियावेली चाहते थे वैसा नहीं हुआ होगा, इसी कारण उनकी दुर्दशा हो गई थी। इस समय तक जहाँ पश्चिमी यूरोप के राज्य जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, जहाँ पर क्या हो गया था, राजा के पास सारी शक्तियाँ चली गई थी, उसमें राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। मतलब राष्ट्रीय क्या हो चुका था, जुड़ चुके थे। इन राष्ट्रों के निवासियों ने, मतलब जो इनके अंदर रहते हैं, उन्होंने स्वयं में एकता की भावना अपना ली थी। मतलब वो एक साथ रहेंगे इसकी भावना अपना ली थी। वही इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली 5 राज्यों, मतलब नेपल्स, मिलान, फ्लोरेंस, वेनिस और गणराज्य रोमन चर्च का क्षेत्र, ठीक है, उसमें बटा हुआ था। मतलब ये बटे हुए थे और बाकी जो थे ना, इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस, वो तो वहाँ के निवासियों ने एकता की भावना अपना ली तो वो साथ साथ हो गए। लेकिन ये जो था इटली, जो 5 राज्यों में बटा हुआ था, मतलब एकता की भावना इसमें नहीं थी। और ये राज्य आपस में संघर्षरत, मतलब लड़ाई करते रहते थे, ठीक है। इटली के इस राजनीतिक विभाजन और राज्यों के पारस्परिक संघर्ष ने देश को बड़ा दुर्बल बना दिया, मतलब बहुत कमज़ोर हो गया था। क्योंकि एक ही देश के अंदर रहने वाले जो राज्य वगैरह है उसी में लड़ाई हो रही है आपस में, तो एकता की भावना ख़त्म होगी तो वो शक्तिशाली से क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो जो भी चीज़ कौन सोचे थे, मेकियावेली सोचे थे, उसके अपोजिट ही कुछ काम हो रहा था, ठीक है। मतलब उनकी थॉट्स के अकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रहा था इटली के अंदर। वे आसानी से शक्तिशाली पड़ोसियों की महत्वाकांक्षाओं का शिकार बनने लगे। देखो, इसमें क्या हुआ कि आपस में एक दूसरे से क्या करते थे, ये लड़ाई करते रहते थे, जो भी राज्य थे इटली के अंदर 5 वो। फिर उसके बाद पड़ोसियों की जो महत्वाकांक्षाएं थी उसका शिकार तुरंत बन जाते थे। लेकिन इसके विपरीत, मतलब ये सब कुछ होने के बावजूद भी मेकियावेली जो थे वो सच्चे क्या थे, देशभक्त थे, ठीक है। और इस संबंध में उसे फ्रांस का प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी था। तो उन्होंने क्या करा, देखो, वह फ्रांस की तरह एक शक्तिशाली, फ्रांस की बात ही, मतलब फ्रांस की तरह एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राजा, मतलब देश के राजा की अध्यक्षता में, ठीक है, उन्होंने क्या करा, राजा की अध्यक्षता निभाई और उसमें इन राज्यों का एकीकरण करना चाहता था, ताकि एक तरफ तो देश की अराजकता और अशांति स्थिति पर काबू पाया जा सके, क्योंकि लड़ाई कर रहे थे तो अशांति जो बनी हुई थी उस पर काबू पाया जा सके, इसलिए उन्होंने क्या करा, खुद ही राजा बन गए थे। और दूसरी ओर विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा हो सके, तो ये भी था विदेश, क्योंकि अगर एक ही देश में रहने वाले जो 5 राज्य थे इटली के अंदर, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, तो उसके कारण उनकी जो एकता थी वो खंडित हो रही थी। दूसरा कारण क्या है, जब एकता नहीं रहेगी तो कोई भी विदेशी, मतलब कोई भी बाहर का देश उन पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि उनमें एकता नहीं है, ठीक है। इसी उद्देश्य से उसने प्रिंस की रचना करी, ठीक है। तो प्रिंस की रचना की, मतलब जो द प्रिंस वाली पुस्तक है उसकी रचना की और उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया। तो अब इसके बाद अपना जो 4th पॉइंट है उसमें देखा गया है कि देखो, इटली वासियों की दुर्दशा, मतलब इतना सब कुछ हो रहा था तो इटली वासियों की क्या होगी, दुर्दशा होगी, मतलब वो आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। देखो, अब इसमें बता रखा है पूरा डिटेल से, जो हमने अभी तक पढ़े थे 3 पॉइंट, उसके बारे में इसमें डिटेल से बता रखा है। मेकियावेली के समय इटलियन समाज, मतलब इटली का जो समाज है उसकी दशा बड़ी सोचनीय, मतलब बुरी हो गई थी, ठीक है। तत्कालीन इटली वासियों में ईमानदारी और देशभक्त का अभाव था। उस समय क्या था, इटली वासी जो थे, मतलब इटली के लोगों में ईमानदारी और देशभक्ति,
ठीक है, इसकी कमी थी। मतलब वो ईमानदार भी नहीं थे और देशभक्ति की भावना उनके अंदर नहीं थी। वो देखो भ्रष्टाचार, दलबंदी और स्वार्थपरता ने उन्हें जकड़ रखा था। ठीक है, भ्रष्टाचार मतलब पैसे वगैरह से रिलेटेड और स्वार्थ वगैरह इनसे भरे हुए थे वो। यद्यपि लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिभा से परिपूर्ण व्यक्तियों की कमी नहीं थी। मतलब उनके अंदर प्रतिभा तो थी, लेकिन किंतु नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो चुका था। मतलब उनके अंदर मैनर्स नहीं थे। ठीक है, मतलब प्रतिभा है, काम करने की क्वालिटी है, लेकिन नैतिकता नहीं थी। मतलब मैनर्स नहीं थे उनको, किंतु नैतिकता की दृष्टि से उनका पतन हो चुका था। स्वयं पोप का चरित्र अपवित्रता की सीमा लांघने लगा था। ठीक है, जो चर्च से संबंधित थे, जिसे हम कह सकते हैं कैथोलिक चर्च, उससे संबंधित थे पोप, उनका भी जो चरित्र था वो पवित्र से अपवित्रता की सीमा लांघने लगा था। आमतौर पर नागरिक पैसा लेकर अनुचित काम भी करने को तैयार हो जाते थे। ठीक है, मतलब पैसा लेकर, अगर उनको पैसा दे दिया जाए तो वो कोई भी काम करने को तैयार हो जाते थे, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, उनको कोई मतलब नहीं था। एक तरीके से वो उनको ना नैतिकता की भावना उनके अंदर से ख़त्म हो चुकी थी और वो एक ही देश के अंदर रहकर आपस में दूसरों को क्या करते थे, या आपस में ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे। तो इस सामाजिक दुर्दशा का मैकियावेली पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा। ठीक है, मैकियावेली जो कि सच्चे देशभक्त थे, उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और वो एक नेता के रूप में, मतलब एक नेता नहीं, एक लीडर के रूप में इटली के वो कोई ना कोई कार्य करने को तैयार हो जाते थे। मतलब एक तरीके से वो इटली की दुर्दशा को सही करना चाहते थे, जो हो चुकी थी खराब उसको। देश के एकीकरण के लिए वह शक्तिशाली वो शक्ति का पुजारी बन गया था मैकियावेली, और उसने राष्ट्रीय सेना की क्या करी, स्थापना को आवश्यक बताया। मतलब राष्ट्रीय सेना की अब हमें ज़रूरत है, तो हमें इसकी ज़रूरत है, तो हमें क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय सेना की स्थापना करनी चाहिए। तो ये मैकियावेली का कहना था। उसने गणतंत्रीय जो शासन प्रणाली है उसकी सिफारिश ना करते हुए इटली वासियों के लिए एक निरंकुश राजा की आवश्यकता महसूस की। मतलब एक ऐसा राजा होगा जिस पर तुम रोक टोक नहीं लगा सकते और तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी, और राजा का कर्तव्य ही यही होता है कि एक देश को सफल बनाना। ठीक है, तो इटली वासियों के लिए एक निरंकुश राजा की आवश्यकता महसूस की, मतलब ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या करा, निरंकुश राजा की स्थापना करना शुरू कर दिया। उसने व्यवहारिक राजनीति को स्थान देते हुए, मतलब रियलिटी की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स को स्थान देते हुए यह मत व्यक्त किया कि राजा का एकमात्र उद्देश्य क्या होगा, देश को सफल बनाना और उसे क्या करना, जोड़ के रखना, मतलब संगठित रखना है। अपने इस महान और पवित्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजा अनुचित या फिर उचित सभी प्रकार के साधन अपना सकता है। अगर कोई व्यक्ति सरलता से मान जाए, सही से मान जाए तो ठीक, अदरवाइज उसको अनुचित भी उसके साथ कर सकता है। ठीक है, उसको सज़ा दिलवाना भी राजा का काम है। ठीक है, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलवाना भी किसका काम है, राजा का काम है। तो राजा पे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हो सकती। राजा का फैसला ही, जैसे आज प्रधानमंत्री का फैसला अंतिम होता है, वैसे ही उस समय राजा का फैसला अंतिम था। ठीक है, तो राजा ही, जैसे आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति काम करते हैं, वैसे ही उस समय राजा काम करते थे, लेकिन उन पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती थी। ठीक है, तो ये जो थे 4 पॉइंट थे अपने जो तत्व हैं। ठीक है, इसके बाद अपना 5वां तत्व ही है, देखते हैं उसके बारे में, धर्म और नैतिकता। 14वीं सदी में पोप के विश्व साम्राज्य का सपना नष्ट हो चुका था। मतलब पोप के जो विश्व साम्राज्य का जो सपना था, ठीक है, उसका सपना क्या हो गया था, नष्ट हो चुका था। कि पोप चाहता था कि हमारे जो इटली है वो बहुत दूर तक फैले। पोप के विलासमय जीवन एवं कुकर्मों ने लोगों के हृदय में धर्म के प्रति विश्वास और श्रद्धा समाप्त कर दिया था। ठीक है, क्योंकि बाद में जब पता लगा था कि चर्च से संबंधित, मतलब इन्होंने क्या करा था, धन लूटना शुरू किया था। ठीक है, जो भी ईसाई धर्म को मानते थे उनसे क्या करता था पोप ने क्या करा था, धन लूटने की एक संस्था बना ली थी। तो इसलिए ना जब लोगों ने क्या करा था, जब उसका हिंदी में अनुवाद हुआ तो लोगों को पता लग गया कि ये एक धन लूटने वाली क्या है, संस्था है जिसमें धन को लूटा जाता है, और हमें भी। तो उसके बुरे कर्मों ने, ठीक है, बुरे कर्मों ने लोगों के हृदय, मतलब लोगों का जो दिल था और उसमें धर्म के प्रति विश्वास और श्रद्धा समाप्त कर दी थी। क्योंकि लोग ना उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, लेकिन जब बाद में उसका हिंदी में अनुवाद किया गया तो पता लगा कि ये धन लूटने वाली एक संस्था है जो पोप चला रहा है। तो उसी समय
सेवा नर सेवा नोराला जैसे संत ने चर्च के सुधार की मांग की। ठीक है, मतलब चर्च को सुधारने की मांग की थी सेवा नोराला ने। आपने पोप के बारे में तो 11th और 12th में पढ़ा होगा, 11th क्लास में हिस्ट्री की, तो उसमें बताया गया है। तो देखो, सेवा नोराला जैसे संत ने चर्च के अंदर क्या करे थे, सुधार की मांग की और नैतिक बल से आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन का प्रयास किया। तो नैतिक मतलब उन्होंने मैनर्स रखे और ऊपर से चर्च को सुधारने की भी मांग की थी कि चर्च में इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं होगी जो पोप कर रहा था। और उसकी शिक्षाओं का लोगों पर प्रभाव भी पड़ा था। ठीक है, मतलब सेवा नोराला ने जो भी कुछ किया उस पर लोगों का प्रभाव पड़ा। किंतु जब फ्रांस ने फ्लोरेंस पर अधिकार कर लिया, अब देखो एकता की बात खत्म हुई थी ना, इटली के 5 टुकड़े हो गए थे, मतलब इटली के अंदर 5 राज्य थे और वो आपस में रहते नहीं थे मिलजुल कर। तो फ्लोरेंस पर किसने अधिकार कर लिया, फ्रांस ने, क्योंकि वहाँ पे आपस में लोग लड़ते रहते थे। तो इटली का एक न एक तो जो राज्य था वो किसी न किसी के तो कब्जे में आएगा ही। तो विदेशी जो था फ्रांस, उसकी नज़र किस पर पड़ेगी, फ्लोरेंस पर, जहाँ पे मेकियावेली का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर उसने अधिकार कर लिया। तो पोप को प्रसन्न करने के लिए संत सेवा नोराला को बंदी बना लिया गया। ठीक है, पोप को खुश रखने के लिए संत जो सेवा नोराला है उसको बंदी बना लिया गया और उसे जिंदा जला दिया गया। तो ऐसा कुछ किया गया था। पहले उसको बंदी बना लिया, फिर उसके बाद जिंदा जला दिया था। राजाओं ने नैतिक आदर्शों को तिलांजलि दे दी है। ठीक है, और साधारण नागरिक भी नैतिक नियमों के अनुसार आचरण नहीं करते थे, मतलब जैसा होता था वैसा उसके अनुसार काम नहीं करते थे जो नियम बनाए गए थे। ठीक है, नैतिक नियम जो थे ना, अच्छे मैनर्स, उसके अनुसार वो काम नहीं करते थे, वो कुछ ना कुछ अनुचित ही करते थे। ठीक है, मेकियावेली पर अपने युग की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही उसने नरेश की सलाह दी और कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों की चिंता नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों की जो भी चिंता वो नहीं की जानी थी और लोक कल्याण मतलब लोगों के कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की बुराई करने को तत्पर रहना चाहिए। लोगों का भला करने के लिए अगर इन सिद्धांतों की बुराई की जाए तो वो कर देनी चाहिए। तो इन पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो भी बताया गया धर्म से रिलेटेड और नैतिकता के सिद्धांतों की चिंता नहीं की जानी चाहिए, तो इसके बारे में बताया गया। आप ऊपर का लिख सकते हैं, वो ज़्यादा नीचे का मेन नहीं है। अब देखो इसके बाद जो अपना पॉइंट आता है 6 पॉइंट, ये बड़ा इजी पॉइंट है और इसी के बेस पर हम इसका कंक्लूजन भी निकाल देंगे। मेकियावेली ने, देखो पहले इसके पॉइंट का नाम देखते हैं, मानव स्वभाव संबंधी धारणा। ठीक है, मानव के स्वभाव से संबंधित जो भी सोच है उसके बारे में बताया गया। मेकियावेली ने अपने समय में इटली में शासक मतलब राजा, धर्म अधिकार, ठीक है, धर्म का जो अधिकार था और धर्म के अधिकारी, ठीक है, सरकारी कर्मचारी और साधारण मतलब आम नागरिक, सभी को भ्रष्ट आचरण से लथपथ देखा था। मतलब सभी के अंदर ना भ्रष्टाचार भरा हुआ था, उसी से संबंधित उन्होंने वो सब कुछ देखा था। ठीक है, शासक मतलब राजा और पोप के संघर्षों, मतलब राजा और पोप के बीच में जो संघर्ष थे उसको, और पोप के षड्यंत्रों, पोप ने जो भी षड्यंत्र मतलब धन लूट रहा था लोगों का, ठीक है, और लोग उस पर भरोसा करते थे। पोप के षड्यंत्रों और आम नागरिकों के पतित तथा स्वार्थी आचरण ने उस पर मानव स्वभाव की बहुत बुरी छाप छोड़ी। ठीक है, मतलब इस सबसे ना मेकियावेली को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा था और वो बार बार कुछ ना कुछ व्यवस्था लागू करने की कोशिश करता था ताकि अपना जो देश है मतलब इटली उसको सुधार सके। और उसने ये विचार व्यक्त किया कि ना तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण है क्योंकि वो पूरा भ्रष्ट से भर चुका है और ना वो कुछ सुनने को, ठीक है, ना वो कुछ सुनना चाहता है और अब उसको कुछ दिखाई भी नहीं देता। एक तरीके से ये बात भी हम कह सकते हैं, ईश्वरीय गुण है और ना ही वह नैतिक प्राणी, मतलब उसमें मैनर्स भी नहीं और ना उसमें ईश्वर का कोई गुण है। वह एक जानवर है और जानवरों की चालाकी तथा खूंखार प्रवृत्ति ही उसमें दिखाई देती है। मतलब या तो वो चालाकी करना जानता है या तो वो एक दूसरे को काटना ये सब चाहता है। ठीक है, तो एक तरीके से अब मनुष्य में जो भी इटली की दशा थी वो मेकियावेली ने इस प्रकार देखी है। तो इसमें देखो जो नीचे वाला पॉइंट है ना उसमें आपको थोड़ी सी लाइन लिखनी है, जो मैं बताऊंगा आपको वही इस प्रकार स्पष्ट है। ये जो 6 पॉइंट है कि मेकियावेली का चिंतन मतलब मेकियावेली जो भी सोचते हैं उसके युग में
विद्यमान उसके युग में शामिल परिस्थितियों से बहुत गहरे रूप से प्रभावित था। इसलिए डनिंग एक वो कह सकते हैं स्क्रिप्टर है। तो डनिंग के द्वारा उसे युग का शिशु की संज्ञा दी गई है। मैकियावेली को युग के शिशु की संज्ञा दी गई है। तो आप इतने में यहाँ पे इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए मैकियावेली या निकोलो मैकियावेली को युग का शिशु क्यों कहा जाता है, तो आपको जो अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो आप वो पूरी वीडियो लिख सकते हैं या फिर उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर बात मैं बताऊं, सबसे पहले आपको कोई सा भी क्वेश्चन है तो जीवन परिचय आपको नहीं भूलना है। सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना ही लिखना है, जो कि सबसे पहला पेज था इस वीडियो का। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और इसके बाद मैं आपका सेकंड पार्ट बना के लाऊंगा जो कि इसी से रिलेटेड होगा। उसके बाद अपने जो सेकंड पार्ट में जो है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यूनिट 4 के बारे में बात करेंगे। यूनिट 4 के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दूंगा और वही आपको एज इट इज़ लिख के आना है। ठीक है, क्योंकि अपने पास समय कम है और पूरा चैप्टर हम कर नहीं सकते। तो यूनिट 4 का टेंशन मत लेना, मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे जो इस यूनिट का है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।